बच्चों, डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एस निकालने वाला है, उसी क्वेश्चन पर देखते हैं। 2 ATM 300 केल्विन से स्टार्ट करके हम लोग 1 ATM 300 केल्विन पे लेकर गए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस में मोल 1 था और मोनोएटॉमिक गैस थी, तो सीवी की वैल्यू 3/2 R थी। फर्स्ट केस था आइसोथर्मल आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। T1 T2 T ही है। आइडियल गैस की हम लोग बात करें, Q की वैल्यू कितनी आ गई थी इसमें बेटा? Q की वैल्यू आ गई थी 300 R ln 2। ये Q की वैल्यू आ गई थी जब हमने फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन किया था। अब देखो, रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस यूनिवर्स रिवर्सिबल में 0 होता है, तो एक बार डेल्टा एस सिस्टम निकल गया तो डेल्टा एस सराउंडिंग अपने आप निकल जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम? डेल्टा एस डेल्टा एस सराउंडिंग को आप क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग से कर लो तो वही आंसर आएगा। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एन P1 P2 दे रखा है तो NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। T1/T2 आपका 1 हो गया तो ln 1 0 होता है, तो ये हो गया 1 गुणा में R ln P1/P2 हो गया आपका 2/1, तो ये R ln 2 हो गया डेल्टा एस सिस्टम। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स तीनों निकल गए हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल में। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आइडियल गैस का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में। ए पार्ट था आइसोथर्मल रिवर्सिबल, बी वाला पार्ट है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वाला बी वाला पार्ट है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM। यही क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट लॉ में जो हमने किया था। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में वर्क डन कितना था बेटा? क्यू हमारा आया था 150 R। वर्क डन था हमारा -150 R। यहां तक हम लोग निकाल चुके थे। डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हम निकालें सबसे पहले, तो वो हो जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। टी सराउंडिंग टी सिस्टम के बराबर लेकर चलेंगे, यानी कि 300 केल्विन। क्यू सराउंडिंग की वैल्यू माइनस क्यू सिस्टम के बराबर होती है, और ये हो गया -150 R डिवाइड बाय 300। डेल्टा एस सराउंडिंग ये आ गई। डेल्टा एस सिस्टम कितनी रहेगी? NCV ln T2/T1 तो 0 हो गया, प्लस NR ln P2/P1। P2 की वैल्यू 1, P1/P2। P1 2 ATM है और इरिवर्सिबल में भी, और P2 आपका हो गया 1, तो ये हो जाएगा R ln 2। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एस सिस्टम
डेल्टा एस सराउंडिंग आर एल एन टू माइनस आर बाई टू। टी सराउंडिंग को टी सिस्टम के बराबर लेकर चलने के लिए हमने एक नोट लिखा था। इनिशियली सिस्टम जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज हो रही है, यानी कि डाइथर्मिक बाउंड्री है जो हीट को आने जाने देती है। डाइथर्मिक बाउंड्री है जो हीट को। ठीक है बच्चों, आर एल एन टू माइनस आर बाई टू। अब मुझे बताओ, एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693, तो हाफ की वैल्यू 0.5, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बाहर 1 एटीएम प्रेशर है, अंदर स्टार्टिंग में 2 एटीएम प्रेशर है, तो खुद ब खुद ही गई होगी स्पॉन्टेनियसली। जब स्पॉन्टेनियसली कोई प्रोसेस हो रही है, फ्री एक्सपेंशन भी बाहर वैक्यूम में अपने आप ही जाएगा, पिस्टन भागा भागा। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डेल्टा एस यूनिवर्स देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव ही निकला है। सी वाला पार्ट फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों होता है। तो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो गया बेटा? क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। एक ही फॉर्मूला है डेल्टा सराउंडिंग का। फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक एज वेल एज आइसोथर्मल है, तो एडियाबेटिक है इसलिए क्यू सराउंडिंग और क्यू सिस्टम दोनों जीरो होंगे। डेल्टा एस सिस्टम वही हो जाएगा, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो ये आर एल एन टू ही आ गया। डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। डेल्टा एस सिस्टम आर एल एन टू पॉजिटिव वैल्यू है। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है। ये डेल्टा एस सिस्टम हो गया, ये डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, फ्री एक्सपेंशन में पॉजिटिव ही है। देखो बेटा, इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं तीन तरीके से। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, तीसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल का स्पेशल केस फ्री एक्सपेंशन। पर फाइनल स्टेट सेम है। अब मैं एक चीज जानता हूं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन को बीच में होने वाली किस तरह प्रोसेस हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है होता। अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन यानी कि चेंज इन एस डेल्टा एस की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और मैकेनिज्म होगी। किस मैकेनिज्म किस पाथ से प्रोसेस हुई उससे कोई लेना देना नहीं होता है। चेंज इन स्टेट फंक्शन यहाँ पर डेल्टा एस हो गया, एस स्टेट फंक्शन है। तो देखो, जब आइसोथर्मल सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पे लेकर गए आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, तो डेल्टा एस सिस्टम आर एल एन टू था। जब 1 atm एक्स्ट्रा प्रेशर रखा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, तो भी आर एल एन टू ही था डेल्टा एस सिस्टम। और जब फ्री एक्सपेंशन वाले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में लेके गए, तो भी आर एल एन टू ही है। सेम होना भी चाहिए, क्योंकि एस एक स्टेट फंक्शन है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन चेंज इन स्टेट फंक्शन वही रहेगा, डेल्टा यू डेल्टा जी डेल्टा एस, सारे स्टेट फंक्शन का चेंज उतना ही रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लेंगे। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 एडियाबेटिक में। क्वेश्चन नंबर 3 एडियाबेटिक वाला जो क्वेश्चन था बेटा, उसके ऊपर आ जाते हैं। उसकी कैलकुलेशन हमने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो आइसोथर्मल कंप्रेशन का क्वेश्चन था, उसमें भी डेल्टा एच सिस्टम इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो सभी में बराबर ही आई। ठीक है। रिवर्सिबल में डेल्टा एच यूनिवर्स जीरो, बिंदास। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम एंट्रोपी के ऊपर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंट्रोपी के ऊपर। आफ्टर दिस आई विल शेयर वन लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट है स्पॉन्टेनिटी वगैरह के बराबर बारे में। और कम कल हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। यू हैव टू फिनिश दैट लेक्चर। ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस 1 मोल है। सीवी की वैल्यू 3 आर दे रखी है, तो गामा की वैल्यू 4/3 है। एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया फ्रॉम 16 atm 300 केल्विन, ये P1 T1 है, टू फाइनल 1 atm एंड T2 केल्विन। T2 की वैल्यू निकाली थी हमने। QW ΔU ΔS। पहला केस है एडियाबेटिक रिवर्सिबल। एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स तो पहले ही राम नाम का जीरो पुट कर दो। डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम। बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स तो रिवर्सिबल में जीरो होता है। डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा आपका क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग, एक ही फॉर्मूला है। एडियाबेटिक में क्यू सिस्टम क्यू सराउंडिंग दोनों जीरो और -0 यानी कि जीरो होते हैं, तो ये भी जीरो हो गया, तो इसको जीरो मजबूरी में होना ही पड़ेगा। तो तीनों जीरो हो गए। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल आइसो एंट्रोपिक, किसी की भी एंट्रोपी चेंज नहीं होती सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स। तो ये तो हमें पहले ही पता था, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स, all three are zero, all three are zero एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये तो हमें वैसे ही पता है। मान लो आप डेल्टा एस सिस्टम को कैलकुलेट करते हो, तो भी आपका आंसर फाइनली जीरो ही आएगा। डेल्टा एस सिस्टम में ये कितनी वैल्यू आ गई थी बेटा एडियाबेटिक रिवर्सिबल में? 150 केल्विन आ गई थी। कल हमने क्लास में किया था 150 केल्विन। टी की पावर गामा वी की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला रिलेशन यूज करते हुए 150 केल्विन। अब आप बोलोगे सर डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला से जीरो आ गया, डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा जीरो आएगा। तो देख लेते हैं हम तो फॉर्मूला। आपने बोला था कि आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में जाए, ये फॉर्मूला आप बिंदास यूज कर सकते हो। T2/T1 NR ln P1/P2। n की वैल्यू 1 है, Cp की वैल्यू 4R ले लो। इन जनरल भी हम देखें तो वैसे जीरो है। 1 × 4R ln 150/300 प्लस 1 × R ln, ये 16 atm था, ये 1 atm है। P1 16 atm था, P2 1 atm। कितना आ गया बेटा ये? 4R ln 1/2। उसको लिखूंगा तो ln 2 तो माइनस आ जाएगा। ये हो गया R ln 2⁴। 4 को बाहर लाओगे तो जीरो ही तो आ गया। तो डेल्टा सिस्टम फॉर्मूला से निकालोगे तो भी जीरो ही आएगा। वैसे ही हमें पता है कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल में डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा यूनिवर्स बच्चों सब जीरो होते हैं। इसलिए एंट्रोपी किसी की चेंज नहीं होती सिस्टम सराउंडिंग या यूनिवर्स की। इसलिए आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को। अब हम बी वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, बाहर 1 atm प्रेशर है, पी एक्सएल थ्रू आउट प्रोसेस में 1 atm है। और ये हम वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा जो हमने फसलों में QW ΔU ΔS निकालने के लिए किया था, लेकिन डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स नहीं निकाला था तब हमने। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल,
एडियाबेटिक इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो T2 हम निकाल चुके थे। कितना आया था T2 हमारा बेटा? 230 केल्विन। T2 की वैल्यू 230 केल्विन आ गया था। बाकी P1 P2 सब वही है। P1 16 ATM है, P2 1 ATM है, वही P एक्सटर्नल भी है जरूरत पड़ी तो। T1 आपका 300 केल्विन है, आप सब जानते हो। तो P1 P2 वाला फॉर्मूला यूज कर ले। डेल्टा सराउंडिंग तो Q सराउंडिंग बाई T सराउंडिंग से आएगा, और Q सराउंडिंग एडियाबेटिक में जीरो है, डेल्टा सराउंडिंग तो जीरो आ गया पहले ही। बहुत सिंपल है। डेल्टा सिस्टम के लिए लगाएंगे हम लोग। डेल्टा सिस्टम N1 है, CP। CP की वैल्यू है बेटा 4R ln T2/T1 230/300 प्लस NR ln P1/P2, ये हो गया 2⁴। तो डेल्टा सिस्टम आ गया 4R ln 23/30 प्लस 4R ln 2। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, और ये वैल्यू ln 2 पॉजिटिव होता है और ln < 1 नेगेटिव होता है। पर ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ln 2 इज ग्रेटर देन ln < 1। 4R कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब डेल्टा एस यूनिवर्स तो, अब तो कुछ डेल्टा एस यूनिवर्स में दम बचा ही नहीं। डेल्टा एस सिस्टम जो निकल गई पॉजिटिव वैल्यू, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विच इज जीरो, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव। भाई साहब, जब बाहर 1 ATM होगा, अंदर 16 ATM होगा, तो अपने आप ही पिस्टन भागा जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली ही होगी। और प्रोसेस जब खुद ब खुद होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होता है। होना भी चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लोगे। डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, डेल्टा एस सराउंडिंग उसमें भी जीरो है, क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस ही है। जब कंप्रेशन वाला लास्ट क्वेश्चन, उसमें T1 T2 की वैल्यू पता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस सिस्टम का, दैट्स ऑल। बेटा एक क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट लॉ के ऊपर ही है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की चीज कर सकते हो। 20 ग्राम ऑफ हीलियम, 20 ग्राम ऑफ हीलियम एक्सपेंडेड। बेटा यू कैन सी द लास्ट स्लाइड। 20 ग्राम ऑफ हीलियम, कीप राइटिंग। 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस expanded isobarically. 20 ग्राम of helium gas is expanded आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब P कांस्टेंट, यानी कि dP इज इक्वल टू जीरो isobarically such that its temperature changes by changes or increased। चेंजेस बाय लिख लो, इंक्रीज डिक्रीज तो खुद सोचना है। चेंजेस बाय 300 केल्विन। अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये आपको खुद सोचना है ना। कैलकुलेट फर्स्ट लो सेकंड लो का कंबाइंड क्वेश्चन कर देते हैं। Q W डेल्टा U डेल्टा H
डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स। आइडियल गैस का क्वेश्चन है। कितने मोल हो गए हीलियम गैस के? W/m लगाओ। 5 मोल हो गए हीलियम गैस के। हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो Cv की वैल्यू 3/2 r, Cp की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो 5/2 r, और गामा की वैल्यू 5/3 आप यूज कर लेंगे, जो कि हमने एमएमएल कर रखी है। बेटा सारी वैल्यू निकालें, फट 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 फट। सारी वैल्यू निकालें। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत आसान। डेल्टा टी दे रखा है। आइसोबारिक प्रोसेस में V इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू T होता है, चार्ल्स लो। तो एक्सपेंशन हुआ है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो डेल्टा टी का मतलब +300 केल्विन है, ना कि -300 केल्विन है। क्योंकि एक्सपेंशन बोला है, V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। अब डेल्टा टी आ गया तो QW, डेल्टा यू, डेल्टा एच, सारी चीजें निकल जाती हैं। अच्छा बेटा, डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स के लिए तो T1 की वैल्यू देनी पड़ेगी। T1 की वैल्यू देनी पड़ेगी एक और। T1 की वैल्यू सेकेंड लॉ की एंट्रोपी जिसको निकालने के लिए 300 केल्विन ले सकते हो। तो T2 कितना आ जाएगा अपने आप? 600 केल्विन, क्योंकि 300 केल्विन से बढ़ गया। डेल्टा एस फर्स्ट लॉ की चीज निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, T1 नहीं चाहिए, डेल्टा टी काफी है। आर की फॉर्म में निकाल लो, आप आर की फॉर्म में निकाल लो। सीवी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, 5 मोल है, 3/2 r है, डेल्टा टी की वैल्यू 300 है। कितना हो गया ये? बताइए। 45। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होना चाहिए। आइसोबारिक प्रोसेस का हम लोगों को पता है, क्यू एंड डेल्टा एच दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों एक साथ निकल जाएंगे। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी, आइडियल गैस के लिए, अगर Cp फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, और Cp की वैल्यू 5/2 r, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। N की वैल्यू 5 है, ये 5/2 r है, डेल्टा टी +300 केल्विन है, तो ये आ गया 75/2 r। W की वैल्यू क्या होती है? -B डेल्टा VB, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, -NR डेल्टा TB। चूंकि यहाँ पे डेल्टा टी दे रखी है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, N की वैल्यू 1 है। एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, डायरेक्टली साइन के साथ आ जाएगा। 5 मोल है तो N की वैल्यू 5। R को तो बाद में पुट कर देंगे जिस यूनिट में चाहिए, डेल्टा टी ये है तो -1500 r आ गया बेटा। फर्स्ट लो की चारों चीजें निकल गई, डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग एन यूनिवर्स। बाकी है सेकेंड लो की डेल्टा एस वाली चीजें बाकी। फर्स्ट लो की सारी चीजें निकल गई। फर्स्ट लो की सारी चीजें निकल गई। ठीक है बेटा। अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग सबसे पहले निकालूं, सेकेंड लो की एंट्रोपी निकालने चलूं, तो बेटा क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग की मैं बात करूंगा। टी सराउंडिंग वही लेना है जो सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है। अगर हीट आ जा रही है, हीट तो इतनी, क्यू की वैल्यू इतनी है, इसको मैं -Q सिस्टम भी लिख सकता हूं।
और टी सराउंडिंग सिस्टम की इनिशियल टेम्परेचर लूंगा क्योंकि हीट डाइथर्मिक बाउंड्री है। तो क्यू तो मुझे पता है, ये है मेरा क्यू 7500 डिवाइड बाई 2 आर। आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये मेरा 300 मैंने ले लिया सेकेंड लॉ की एंट्रोपी निकालने के लिए। तो ये मेरा डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। डेल्टा एस सिस्टम निकालना हो तो क्या करेंगे? नोट इट डाउन। क्यू आ गया। क्यू आ गया तो न्यूमरेटर तो आ गया, क्यू सिस्टम क्यू सराउंडिंग, बस माइनस साइन का फर्क होता है। क्यू सिस्टम पॉजिटिव है, क्यू सिस्टम पॉजिटिव है तो क्यू सराउंडिंग नेगेटिव होगी, और क्यू सराउंडिंग नेगेटिव होगी तो डेल्टा सराउंडिंग क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग से नेगेटिव होने वाली है। वो तो हमें पहले ही पता है, साइन वाइन तो। डन, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं बेटा डेल्टा एस सिस्टम और निकाल लेते हैं। डेल्टा एस सिस्टम, देखो, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। मैं ये वाला क्योंकि पी वन पी टू आइसोबारिक में बराबर है तो ये एल एन वन हो गया, इसलिए जीरो हो गया वो पूरा मामला। तो एन की वैल्यू 5 दे रखी है, सी पी 5/2 आर दे रखी है, और ये हो गया 600 केल्विन बाई 300 केल्विन। यहाँ मुझे T1 देने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ इतना बताने की जरूरत थी कि टेम्परेचर डबल हो गया। टेम्परेचर डबल हो गया इतना ही, T2/T1 2 है। T1 T2 की वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ एंट्रोपी निकालनी होती तो ये ln2 हो गया। तो डेल्टा एस सिस्टम आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, और इस तरह आपका डेल्टा एस सिस्टम आ गया। अब डेल्टा एस यूनिवर्स तो अपने आप ही आ जाएगा बेटा। डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम आ चुका है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकल चुका है, ये पता है, ये पता है, तो ये पता हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। तो आइसोबारिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस के ऊपर हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जितना हमने गिब्स एनर्जी के अलावा पढ़ा है वो सब कुछ हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और शेयर करूंगा। किसके? एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चन और शेयर करूंगा, और वो एंट्रोपी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। वी विल डिस्कस दैम टुमारो। चलो, हम सेकंड लॉ में एंट्रोपी का डिस्कशन कर चुके हैं। एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी कंपैरिजन के बारे में थोड़े से पॉइंट और बता देता हूं। देखो, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी। जब भी बेटा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की एंट्रोपी कंपेयर करने के लिए बोले तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखना। क्या देखना? फिजिकल स्टेट। एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ये आप पहले से जानते हैं। तो बताओ, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, उतना ही मोल सॉलिड है, उतना ही मोल लिक्विड का है, उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट है, और उतना ही मोल गैस या वेपर का है, उसी सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस। सॉलिड से लिक्विड में रेंडमनेस ज्यादा होती है और लिक्विड से गैस में रेंडमनेस और ज्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी। फाइनल स्टेट लिक्विड की एंट्रोपी है और इनिशियल स्टेट सॉलिड की एंट्रोपी है। फ्यूजन में फाइनल स्टेट लिक्विड होता है, उसी सब्सटेंस का, उसी सब्सटेंस का। सेम सब्सटेंस की बात करेंगे एंड सेम अमाउंट की भी बात करेंगे, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अमाउंट पे डिपेंड करती है। 5 मोल है तो सभी के 5 मोल है, समझ गए?
वैसे गैसियस स्टेट की एंट्रोपी लिक्विड से काफी ज्यादा होती है। तो यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो गया बेटा, वेपराइजेशन हो गया। यहां से यहां जाएंगे तो फ्यूजन हो गया। तो बताओ कहाँ पे एंट्रोपी चेंज, वेपराइजेशन और फ्यूजन वाली में कौन बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड रैंडमनेस कम बढ़ती है, पर लिक्विड से गैस रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है। गैस में तो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल का, तो वहां तो एंट्रोपी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली लिक्विड के कंपैरिजन में बढ़ती है। अगर सब्सटेंस अलग अलग होंगे तो भी सेम अमाउंट होना चाहिए, तो भी लिक्विड और गैस की सॉलिड से ज्यादा लेनी है, गैस की लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा लेनी है, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा लेनी है, लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा लेनी। तो सबसे पहली चीज आप एंट्रोपी कंपेयर करने के लिए फिजिकल स्टेट देखोगे सबसे पहले बिगनिंग में, चाहे सेम टाइप के सब्सटेंस हो या अलग टाइप के। अगर वो सेम हो जाए तो चूंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी देखोगे। एंट्रोपी के फॉर्मूला में क्वांटिटी के नाम पे क्या आ रहा था बेटा, मोल्स, NCP T2/T1 प्लस NRln P1/P2, एन आ रहा था। क्वांटिटी का मतलब मोल लेना है। 5 मोल्स ऑफ O2 गैस है और 10 मोल्स ऑफ O2 गैस है, तो 10 मोल की एंट्रोपी ज्यादा होगी। हाँ, बाकी फिजिकल स्टेट मैंने सेम ले ली, बाकी सारी चीजें सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सेम है, जो हम देख रहे हैं वही डिफरेंट है। अगर मैं 5 मोल्स ऑफ O2 गैस बोलूं और 10 मोल्स ऑफ CO2 गैस बोलूं, तो भी CO2 की ही एंट्रोपी ज्यादा लेनी है, चाहे नेचर ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो गया, जिसके ज्यादा मोल है ज्यादा एंट्रोपी ले लो। इन जनरल अगर 5 मोल्स ऑफ O2 गैस है, 10 मोल्स ऑफ हीलियम भी है, तो भी हीलियम की एंट्रोपी ज्यादा ले लो, चाहे एटोमिसिटी अलग है। गैस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल एटोमिसिटी चाहे अलग है, तो भी। तो सेकंड में हाइयर द मोल्स, फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, हाइयर द एंट्रोपी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मोल की टर्म में। आप तो डेल्टा S, अगर मोल भी सेम है मान लो, तो फिर देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एटॉमिसिटी देख लो सिंपल टर्म में, जिसकी ज्यादा है एंट्रोपी उसी की ज्यादा है। अगर 5 मोल, मोल भी बराबर है, फिजिकल स्टेट भी बराबर है, मोल भी बराबर है, क्वांटिटी बराबर है, तो अब कॉम्प्लेक्सिटी 5 मोल्स ऑफ CO2 है और उतनी क्वांटिटी है 5 मोल्स ऑफ हीलियम है। तो इसमें वाइब्रेशन रैंडमनेस बॉन्ड है ना, तो बहुत सारी वाइब्रेशन रैंडमनेस ज्यादा रहेगी। तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, एटॉमिसिटी ज्यादा है, उसका ज्यादा होगा। X मोल्स ऑफ मीथेन एंड X मोल्स ऑफ CO2, एटोमिसिटी 3 है, एटोमिसिटी 4 है, क्वांटिटी सेम होते हुए जिसकी एटोमिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी। ये सब भी बराबर हो जाए तो लास्ट में हम मोलिकुलर मास देखेंगे। सर CH4 का डोमेस्टिक 5 होगी ना, 4 फाइव, हाइड्रोजन एक। करेक्ट, 5 5 5, एब्सोल्युटली राइट।
ठीक है बेटा। फिजिकल स्टेट देखो, फिर आप क्वांटिटी देखो मोल्स के टर्म में, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो, फिर भी मामला फंस जाए तो लास्ट लास्ट में मोलिकुलर मास देख लेना। H2 है, Cl2 है और HCl। तीनों के एक्स मोल्स, एक्स मोल्स, एक्स मोल्स ले लेता हूं, और तीनों गैस भी हैं। मोलिकुलर मास किसका ज्यादा है बेटा? Cl2 का सब ज्यादा, H2 का सबसे कम है, पर एटोमिसिटी तीनों की बराबर है, मोल्स भी तीनों के बराबर है, फिजिकल स्टेट भी तीनों की बराबर है। तो फिर अब मोलिकुलर मास पे हम लोग कंपैरिजन पे आएंगे। ठीक है, मोलिकुलर मास कंपैरिजन पे आएंगे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एंट्रोपी कंपेयर करने वाले, एंट्रोपी किसी केमिकल रिएक्शन फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ी या घटी, एक चीज मैं बता देता हूं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग। बताओ, बॉईल करने से पहले एग का जो इंटरनल पार्ट होता है, येलोइश पार्ट हो या व्हाइटिश, एग एल्ब्यूमिन वाला पार्ट हो, व्हाइट वाला पार्ट एग एल्ब्यूमिन, या फिर एग का योक हो, बेटा रीजॉइन द सेम लिंक, है ना, रीजॉइन द सेम लिंक। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें एंट्रोपी बढ़ती है, याद रखने की चीज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, अभी समझाता हूं मैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ में एंट्रोपी घटती है। यहां डेल्टा एस पॉजिटिव, यहां डेल्टा एस नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट करके रखो, अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं इनको। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट करके रखो। एग को बॉईल करते हैं, एग में प्रोटीन होते हैं, एग वाइट में स्पेशली, तो एंट्रोपी बढ़ती है। डेल्टा एस बॉइलिंग प्रोसेस में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं बायोलॉजी में इसको। प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूटकर